बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 30 ऑफ सी एस 502। आज हम जेनेरिक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम देखेंगे जिसकी मदद से हम बेफर सर्च या डेफर सर्च दोनों जनरेट कर सकते हैं। तो जेनेरिक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम क्या करता है कि कैंडिडेट एजेस जो है उनको एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेता है जिसको हम बैग बोलते हैं। जो बैग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम उसके अंदर कोई स्टफ़ रख सकते हैं या फिर लेटर उसमें से स्टफ़ जो है वो बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ रख सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जेनेरिक ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स है जो कि बिल्कुल पिछले लेक्चर से मिलता जुलता ही है। कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो ट्रैवर्स का फंक्शन डिफाइन हुआ है उसको एक एस वर्टेक्स पास करते हैं जो हमारा सोर्स नोड होता है। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं फाई एस, जहाँ पे फाई है ये एस का पेरेंट है। तो एस सोर्स है तो उसके पेरेंट में हम फाई यानी नील पास कर देते हैं, इसको हम बैग में पुट कर देते हैं। फिर जब तक हमारा बैग एम्प्टी नहीं होता, वाइल बैग नॉट एम्प्टी, टेक पी वी फ्रॉम बैग, जहाँ पे हमारे पास जो P है ये पेरेंट है और V वर्टेक्स है। अब चेक करते हैं V क्या मार्क तो नहीं है। इफ़ V इज़ अनमार्क्ड यानी हमने इसको अभी पहले विजिट नहीं किया तो आप उसको अभी मार्क कर दो। पेरेंट V में आप P डाल दो, यानी ये जो हमारा P आया था इसको हम डाल दें कि ये पेरेंट है V का। और हमारे पास फॉर ईच एच वी डब्ल्यू, यानी V से आगे जो भी एजेस बन रहे हैं W जितने भी, उनको अब आप पुट बैग, यानी उनको अब आप बैग में रख दो ताकि अगली बार आप उनको बैग से निकालो और फिर आगे उनके फर्दर एजेस देखो। तो इस तरह से हम कोई भी ट्रैवर्सल कर रहे होते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम एजेस रख रहे हैं बैग के अंदर इंस्टेड ऑफ द वर्टिसेस। क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने याद रखना है कि हम जब भी किसी वी को विज़िट करते हैं फर्स्ट टाइम तो हम पिछली बार किसको विज़िट करके आए होते हैं। तो पेरेंट्स को स्टोर करने के लिए हम इस बार वर्टेक्स रखने के बजाय एजेस स्टोर कर रहे हैं अपने बैग के अंदर। पिछले जो एल्गोरिदम था उसके अंदर हम वर्टेक्स को स्टोर कर रहे थे। अब रनिंग टाइम जो होता है ट्रैवर्सल एल्गोरिदम का, ये डिपेंड करता है कि ग्राफ को आपने रिप्रेजेंट किस तरह किया हुआ है। आपने एडजेसेंसी मैट्रिक्स में किया हुआ है या एडजेसेंसी लिस्ट में किया हुआ है। तो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लाइन नंबर 7 है, यहाँ पर जो हम फॉर लूप चला रहे हैं फॉर ईच एज वी से डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास जो हर वी से डब्ल्यू तक एज होगा तो कंप्लीट जो हमारे पास ग्राफ के वर्टिसेस हैं वो एक ही बार विजिट होंगे, क्योंकि हम जो पहले अनमार्क होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए हम इस लूप में आते हैं और उनको विजिट कर रहे होते हैं। तो ये लाइन जो है ये एटमोस्ट वी टाइम्स चलेगी। उसके बाद हमारे पास जो हर एज हम बैग के अंदर रख रहे हैं उसको हम दो बार रखेंगे, एक बार हम यू एज अ यू वी रखेंगे और एक बार एज वी यू रखेंगे। तो जो हमारे पास लाइन नंबर 8 है जिसके अंदर हम पुट कर रहे हैं बैग के अंदर, तो ये चलेगी हमारे पास 2 ऑफ ई टाइम्स। उसके बाद अगर हम 2 ऑफ ई आइटम्स उसके अंदर रख रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो हम उसके अंदर से नहीं निकाल सकते। तो जहाँ हम टेक करते हैं या पॉप करते हैं स्टैक से या डी क्यू करते हैं क्यू से, तो हम 2e+1 से ज़्यादा इस लाइन को नहीं चला सकते। ठीक है, 2e तो हमने जो यहाँ पर रख दी है एक तो वो, और दूसरा ये जो हम पहला यहाँ पर एक एलिमेंट रख रहे हैं वो, तो 2e+1 से ज़्यादा ये लाइन नहीं हमारी चलेगी। उसके बाद ग्राफ अगर एडजेसेंसी लिस्ट से अगर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है तो लाइन नंबर 7 जो है वो कांस्टेंट पर एज होगी, यानी एक एज के हमने डिफरेंट एजेस बाकी देखने हैं। अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर देख रहे हैं तो हमें इसके लिए कांस्टेंट आइट्रेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसके आगे लिंक लिस्ट बनी हुई है। लेकिन अगर हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स इसके लिए कंसीडर करना है तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन जो है ओ ऑफ वी टाइम्स चलेगी, यानी हमें पूरा इटरेट करके देखना पड़ेगा कि किस किस वी के साथ 1111 लिखा हुआ है। तो अगर एडजेसेंसी लिस्ट है तो ये कांस्टेंट होगा, ये ओ ऑफ वन में चलेगा। अगर मैट्रिक्स है तो ओ ऑफ वी में चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम इसको बैग को स्टैक की मदद से इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये डेफ फर्स्ट सर्च बन जाती है। यानी जहाँ जहाँ हमारा बैग लिखा हुआ था यहाँ पे बैग लिखा हुआ था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पुट इन बैग यहाँ लिखा था, इस जगह हमने स्टैक के एलिमेंट चीज़ डाल दी तो ये हमारे पास डी एफ एस बन जाता है। जहाँ जैसे अभी हम देखते हैं पुश 5s किया, एस का पेरेंट हमारे पास 5 है। जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है आप स्टैक से पॉप करो, अगर वी मार्क नहीं हुआ हुआ वी को मार्क करो, उसका पेरेंट वी में डालो, पेरेंट ऑफ वी में पी को डाल दो, और फॉर ईच एज वी से डब्ल्यू एडजेंसेंसी लिस्ट में देख लो और उसके अंदर पुश कर दो वी डब्ल्यू, एक एच पुश कर दो ताकि पता चले कि डब्ल्यू का पेरेंट जो है वो वी है। तो इसको हम फिगर से देखते हैं कि डी एफ एस कैसे अप्लाई होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसका पेरेंट है एस। सबसे पहले हमारे पास स्टैक में जाएगा फाइव, जो एस है रूट इसका इसका पेरेंट है फाई नील। तो हमारे पास सबसे पहले जाएगा फाई और एस हमारे स्टैक के अंदर। अब हम जब स्टैक से पॉप करेंगे तो हमारे पास देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम बना लेते हैं कि ये हमारे पास
मार्क्ड या विजिटेड वाला सेट है। तो इसके ये अभी तक अभी एम्प्टी है, अब तक हमने कुछ भी मार्क नहीं किया। तो अब हम देखते हैं क्या एस मार्क हुआ या नहीं हुआ, तो हम एस को इधर मार्क कर देते हैं। ठीक है, जब हमने एस को मार्क किया, अब हम देखेंगे एस के एजेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं। एस का एज जा रहा है एक तो बी पर, और दूसरा जा रहा है हमारे पास सी पर। तो हम यहाँ पर इन दोनों को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक है, ये पॉप हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास एजेस स्टोर हो जाते हैं ए सी, और दूसरा हमारे पास स्टोर हो जाता है ए बी। ठीक है, ये हमारे पास दो एजेस स्टोर हो गए। अब हम देखते हैं कि जो हमने ये एजेस स्टोर किए हैं, इनके आगे स्टैक की कंडीशन जो है उसके बाद क्या हो चुकी है, तो ए बी और ए सी आ चुके हैं। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, जैसे मैंने ए सी ए बी किया, ए बी ए सी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एडजेंसी लिस्ट में वो किस सीक्वेंस से स्टोर हुए हैं, तो डजेंट मैटर। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको पॉप करते हैं। इसको पॉप किया हमने, तो पेरेंट हमारे पास आया ए, जो कि एस था हमारा, और अभी जो वर्टेक्स आया ये सी आया। अब हमारे पास एस तो यहाँ पर है, क्या सी मार्क हुआ हुआ नहीं हुआ हुआ, तो अब क्या करते हैं, सी को मार्क करते हैं। सी के आगे फर्दर देखते हैं कि क्या क्या हमारे, ये पॉप हो चुका है स्टैक से ना। अब सी के आगे फर्दर देखते हैं क्या एज है। सी का डी के साथ बन रहा है, बी के साथ बन रहा है, ए के साथ बन रहा है, और एफ के साथ बन रहा है। तो हम ये सारे स्टोर कर लेते हैं। जैसे सी बी हमने स्टोर कर दिया, सी डी स्टोर कर दिया, सी ए स्टोर कर दिया, सी एफ स्टोर कर दिया। तो ये हमारे तमाम एजेस थे, ये हमने स्टोर कर दिए। तो इस तरह हमारे पास टैग की कंडीशन बन जाएगी। अब हम देखते हैं, पॉप करते हैं, तो हमारे पास पेरेंट में आ गया सी, और वर्टेक्स के अंदर आ गया एफ। अब हमारे पास एस और सी मार्क हो चुके हैं, क्या एफ मार्क हो चुके हैं, नहीं मार्क हुआ। तो हम एफ के फर्दर आगे एजेस देखेंगे। एफ का सी के साथ एज बन रहा है, एफ का डी के साथ, ई के साथ, और जी के साथ। तो अब हम ये सारे स्टोर कर देंगे, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ जी, एंड एफ ऑफ ई। ये तमाम हमारे स्टोर हो जाएंगे। स्टैक की कंडीशन हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद जब हम पॉप करेंगे कि जी मार्क हुआ है नहीं, तो जी के आगे एजेस देखेंगे। जी का एक ये एज बन रहा है कि ये बन रहा है, तो हम जी ऑफ एफ, जी ऑफ ई स्टोर कर देंगे। इस तरह हमने स्टोर कर दिया। अब हम जब इसको पॉप करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा क्या ई मार्क हुआ है नहीं हुआ, तो ई के एजेस जितने भी बन रहे हैं वो हम स्टोर कर देंगे। ई ऑफ जी, ई ऑफ एफ, ई ऑफ डी, ई ऑफ बी, ये हमारे स्टैक में आ जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, पॉप करते हैं, तो हमारे पास बी आ जाएगा। क्या हमारा बी अनमार्क हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बी के एजेस देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा बी ऑफ ए, बी ऑफ सी, बी ऑफ डी, बी ऑफ ई। ये हमारे पास टैग में तमाम आ जाएंगे। अच्छा, जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें हो गई, तो अब हम क्या करते हैं कि जस्ट अ सेकंड, बी को हम पहले मार्क कर चुके हैं, नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास टैग में ये बी के भी तमाम एजेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ये शो नहीं इस तरह हुआ हुआ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे बी के भी इंक्लूड हो जाते हैं, अब हम दोबारा जब पॉप करना शुरू करेंगे, तो हमारे पास जो एजेस आना शुरू हो जाएंगे वो मार्क्ड होंगे। तो हम उनको, जो ऑलरेडी मार्क हैं उनको फिर हम स्टैक के उनको बस हम स्किप करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा अल्टीमेटली स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह बेसिकली हम डीएफएस कर सकते हैं। अब बीएफएस जो है उसमें क्या, डीएफएस में क्या था, हम ए से सी पर गए, फिर सी से आगे एफ, फिर जी, फिर ई, फिर बी, फिर डी, इस तरह हमने ट्रेवर्स किया। अब अगर हम बीएफएस करें, तो हम क्या करते हैं, ए से सी पे जाते हैं, फिर ए से बी पर जाते हैं, फिर सी से डी पर जाते हैं, सी से एफ पे जाते हैं। ठीक है, या सी से अगर हम नहीं भी जा रहे, बी से चले जाते हैं, बी से हम ई पे जाते हैं, बी से डी पे जाते हैं। ठीक है, फिर सी से हम एफ पे जाते हैं, डी हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। फिर उसके बाद ई को देखते हैं, ई से हम जाते हैं जी पर। अब एफ, एफ को देखते हैं, एफ से हम जी पर जाते हैं, लेकिन जी ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो बी एफ एस में ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह जाते हैं, यानी एक डेप्थ में नहीं जाते कम्प्लीटली, बल्कि डिस्टेंस वाइज जाते हैं, जबकि डीएफएस में हम एक डेप्थ में जा रहे होते हैं। तो हमारे पास जो लाइन नंबर 3 थी या 8 थी ट्रेवर्स डीएफएस एल्गोरिथम के अंदर, ये कांस्टेंट टाइम ले रही थी एडजेसेंसी लिस्ट के टाइम पे। तो ओवरऑल हमारा जो रनिंग टाइम बना वो बना वी प्लस ई, जहाँ पर हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है, तो वी जो है वो लेस देन इक्वल टू ई प्लस वन होगा। तो ये बन जाएगा ओ ऑफ ई प्लस ई, क्योंकि v जो है लेस देन इक्वल टू ई प्लस वन है, तो हमने यहाँ पर e प्लस ई लिख दिया। तो e प्लस ई जो है हमारा 2e के बराबर होता है, और अगर हम कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं तो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है o ऑफ e। ठीक है, तो हमारे पास जो बैग है, अगर हम इसको q से रिप्रेजेंट कर दें, तो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च बन जाएगी। जब स्टैक से करेंगे तो डेप्थ फर्स्ट सर्च बन जाएगी। अब हमने इसको जब q से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास q के लिए, जैसे स्टैक के लिए हम पॉप करते थे, q के लिए हम डी को करेंगे, स्टैक के लिए हम पुश करते थे, q के लिए इन क्यू करेंगे, तो हमारे पास ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च बन जाएगी। अगर
हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट हो गया एडजेसेंसी मैट्रिक्स से। तो हमारे पास जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो ओ ऑफ वी स्क्वेयर बनेगी, क्योंकि हमारे पास जो नेबर्स हैं उनके लिए लाइन नंबर जो हमारे पास 7 है, ये जहाँ पे हम नेबर्स फाइंड आउट करते हैं इसके लिए ओ ऑफ वन के बजाय ओ ऑफ वी टाइम लग जाएगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ओ ऑफ वी स्क्वेयर। जो डीएफएस या बीएफएस होते हैं ये स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ रिटर्न करते हैं, स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पास देख रहे होते हैं। तो हमारे पास जो ट्री है ये विजिट करता है एवरी वर्टेक्स इन द ग्राफ, क्योंकि हम ट्रेवर्स ही तब ट्रेवर्सल से हम कर ही यही रहे होते हैं, हर वेक्टर्स को विजिट कर रहे होते हैं। ये वेक्टर्स, ये जो फैक्ट है ये फॉलोइंग लेमा यानी फॉलोइंग प्रोपोजिशन से हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जेनेरिक ट्रेवर्स है, ये क्या करता है हर वेक्टर्स को मार्क करता है इन एनी कनेक्टेड ग्राफ एग्जैक्टली वंस। ये हमने देखा था कि हमारा एक मार्क का सेट था, उसके अंदर हम वर्टेक्स को मार्क करते रहते थे और हर वर्टेक्स को एक ही बार मार्क करते थे। जब वो मार्क होता था, जब अनमार्क्ड होता था तभी हम मार्क वाली लाइन पे आते थे, अब मार्क नहीं होता तो हम वहाँ नहीं आते थे, हम उसको स्किप कर देते थे। तो जो हमारे पास जो सेट ऑफ एजेस थे वी पेरेंट वी विथ पेरेंट वी नॉट इक्वल टू 5, जहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट वी है वो नॉट इक्वल टू 5 है यानी हमारा सोर्स एज नहीं है, तो ये स्पेनिंग ट्री बना रहे होते थे ग्राफ का। जहाँ पर हमारे पास एस आ गया, पेरेंट वी इज इक्वल टू 5 आ गया, तो ये तो एस के लिए था, तो वहाँ तो हमारे पास स्पैनिंग ट्री की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमारे पास हम एस को कंसीडर नहीं कर रहे, किसी और को कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे उसका पेरेंट नॉट इक्वल टू 5 है, तो वहाँ पर हम उसके लिए स्पैनिंग ट्री जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए प्रूफ ये है कि फर्स्ट इट शुड बी ऑब्वियस दैट नो वेक्टर्स इन मास मोर देन वन। ये तो हमें पता चल गया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर वेक्टर्स को हम एक ही दफ़ा मार्क कर रहे होते हैं और अलगोरिदम जो है वो एस को भी मार्क कर रहा होता है। तो वी नॉट इक्वल टू एस जब होगा हमारे पास, तो एस से एक रास्ता बन जाएगा वी की तरफ, जहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ एजेस होंगे, क्योंकि हमारे पास जो ट्रैवर्सल है वो यही कर रही होती है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस से ही ट्रैवर्स कर रही होती है। तो ग्राफ हमारा कनेक्टेड है, ये पाथ हमेशा एग्जिस्ट लाजमी करेगा। अगर कनेक्टेड ना होता तो हम कहते हैं कि पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन कनेक्टेड ग्राफ में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर एल्गोरिदम यू को मार्क करता है तो ये यू वी जो है ये बैग में पुट कर देगा, यानी वी का पेरेंट यू है, ठीक है, ये बैग में पुट कर देगा। उसके बाद इसको आउट ऑफ बैग भी ये निकालेगा, जब हम v को मार्क करेंगे, जब भी हम इसको बैक से निकालेंगे हम v को मार्क करेंगे। तो इंडक्शन से हम ये कहते हैं कि शॉर्ट एंड पास डिस्टेंस जो है वो s से बन जाता है, और एल्गोरिदम क्या है हर वर्टेक्स को ग्राफ में मार्क कर रहा होता है। तो हमारे पास एक एज है फॉर एग्जांपल v पेरेंट v, जिसका पेरेंट 5 के इक्वल नहीं है, ये एक पेरेंट एज जहाँ पर इसका 5 के इक्वल नहीं है। तो हम कहते हैं कि कोई भी नोड v होगा जो पाथ ऑफ पेरेंट एजिस वी से पेरेंट वी पे जाएगा, फिर पेरेंट वी से पेरेंट वी जाते 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 इवेंचुअली एस पे जाएगा। यानी जब वी के पेरेंट पे जाएंगे वो यू होगा, यू के पेरेंट पे जाएंगे वो कुछ और होगा, जाते जाते जो अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे हम एस पर पहुंच जाएंगे। तो एस पर पहुंच रहे हैं, यही हमारा मकसद था कि हम एस से बाकी जो तमाम का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास जो सेट ऑफ पेरेंट एजेस हैं ये कनेक्टेड ग्राफ बनाएंगे टुवर्ड्स द एस, तो इस वजह से हमारा ये स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। तो हमारे पास जो बोथ एंड पॉइंट्स होते हैं हैवी पेरेंट एज के वो मार्क है, जो वी है वो भी मार्क है, वी का पेरेंट है यू वो भी मार्क है, ये दोनों एजेस हम मार्क कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ एजेस जो है एग्जैक्टली वन लेस द नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल 3 वर्टिस हैं, तो इनके अंदर जो सिंपलेस्ट मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो तभी होगा कि वर्टिस 3 है लेकिन एजेस 2 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस वन लेस द नंबर ऑफ वर्टिस होंगे। तो पेरेंट एजेस जो हैं ये एक स्पैनिंग ट्री बना रहे होंगे। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।